जय हिंद। तो आज हम 2022 के प्रथम पाली का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो 2022 के प्रथम पाली के ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन नंबर है कि भोपाल गैस आपदा थी। तो भोपाल गैस किस प्रकार का आपदा था? तो भोपाल गैस जो त्रासदी था वहाँ पे हम देखते हैं कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का पूरा तरह से रिसाव हो गया था। 2 से 3 दिसंबर की रात को हुआ था ये घटना। अब उसके बाद क्या होता है कि पूरे भोपाल में देखा जाए तो एक बैंक मतलब कि पूरे बहुत ज़्यादा क्षति हुआ था और लगभग ऐसा अनुमान है कि 3500 लोगों की जान गई थी, लेकिन सरकारी आंकड़ा काफ़ी कम दिया गया है। तो ये किस प्रकार का किसके गलतियों के कारण हुआ था? तो ये हमारी मानव जनित गलतियों के कारण हुआ था, मनुष्य की गलतियों के कारण। तो ये हमारा मानव जनित आपदा है। प्रकृति का आपदा देखते हैं तो इसके अंदर में हमारा बाढ़, सुखाड़, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, इस तरह की चीज़ें आती है। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या है कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? तो भारत में भूकंप को 4 जोन में बांटा गया है भारत देश को। तो उसमें से सबसे कम खतरनाक जोन 2 आता है और सबसे खतरनाक में जोन जो आता है वो जोन 5। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? डी। जोन 1 जो होता है वो लगभग ना के बराबर वहाँ भूकंप आता है। तो सबसे खतरनाक जोन 5 होता है। अगला क्वेश्चन है कि तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन रूप से लगाना चाहिए? तो तटबंधों के किनारे क्या हो जाता है कि पानी का बहुत ज़्यादा कटाव मट्टी का ना हो पानी से, तो उसके लिए हम मैंग्रोव वनस्पति को लगाते हैं। ये आपका एनसीईआरटी में मैंग्रोव ही दिया गया है, ठीक ना। कटीली झाड़ियाँ होता है, तो कटीली जितने भी पेड़ पौधे हैं वो अधिक तापमान वाले क्षेत्र में होते हैं और तटबंधों के किनारे लगाए जाते हैं, लेकिन पानी वाले क्षेत्रों में उतना प्रभावी नहीं होता। लेकिन वही मैंग्रोव समुद्री वनस्पति हैं जो कि खारे पानी में भी उगते हैं। तो हमारा इसका आंसर सी हो जाए, ए हो जाएगा। शंकुधारी वृक्ष जो देखते हैं तो शंकुधारी पेड़ उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं, तो कम तापमान वाले क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में शंकुधारी वृक्ष को हम लगाते हैं। कहता है कि सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है। तो सबसे अधिक खतरनाक जो सुखाड़ होता है वो हमारा किससे होता है? सामान्य सुखाड़, कृषि सुखाड़, मौसमी सुखाड़ है। तो सबसे खतरनाक सुखाड़ जो होता है हमारा कृषि सुखाड़ होता है। कारण ये है कि कृषि में सुखाड़ से बेरोजगारी उत्पन्न होता है और बेरोजगारी से क्या होता है, फिर खाद्यान्न की तो कमी होता ही है, पशुओं के लिए चारा का भी कमी हो जाता है। तो देखा जाए तो कृषि सुखाड़ एक जानलेवा साबित हो जाता है। वहीं मौसमी सुखाड़, अगर एक मौसम में सुखाड़ है, अगर अगला मौसम साथ दे तो उतना प्रभावी नहीं होता है और सामान्य सुखाड़ भी प्रभावी नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो आर्थिक विकास का कारक कौन कौन है? तो सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन जो कि आर्थिक विकास का कारक है। हमें संसाधन से अर्थ की प्राप्ति होती है। वित्तीय संस्थाएं भी आर्थिक विकास में योगदान देता है। पूंजी निर्माण भी आर्थिक विकास में सहयोग देते हैं। लेकिन जो देखिए आर्थिक विकास को प्रभावित तो करते हैं, गैर आर्थिक कारक का मतलब होता है कि जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं लेकिन सामने से आर्थिक रूप से जिम्मेदार नहीं माने जाते हैं। तो देखिए शिक्षा हो गया, मानव संसाधन हो गया या संस्कृति जैसे क्षेत्र, ये सब गैर आर्थिक विकास के कारक माने जाते हैं। तो हमारा मानव संसाधन जो होगा गैर आर्थिक विकास का कारक माना जाएगा। केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है। तो केंद्रीय सहकारी बैंकों का जो गठन होता है वो जिला स्तर पर किया जाता है। राज्य स्तर पर इसका मेन केंद्र होता है, मेन एक होता है, मेन हेड ऑफिस होता है। लेकिन इसका गठन किस स्तर पे किया गया है? तो हमारा जिला स्तर पे किया गया है। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हम वैसे अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी दोनों का समावेश हो, यानी कि दोनों का मिला जुला करके जो दोनों के लाभ जो होते हैं मिलाकर हम मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाते हैं। तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र भी होता है जिसमें कोई एक व्यक्ति भी मालिक हो सकता है। आर्थिक नियोजन, यानी कि सरकार क्या होता है कि एक किसी भी मुद्दे को एक निश्चित समय में अपनी योजना बना करके उसे पूरा करने का काम करती है, ठीक ना। और सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकारी चीज़ें भी होती है। तो हमारा क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगा? निजी क्षेत्र, आर्थिक नियोजन और सार्वजनिक क्षेत्र तीनों आ जाएंगे। 7वां का डी हो गया। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? तो भारत में देखा जाए तो भारत सरकार के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार हमारा घोषित किया गया है और बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन सबको शिक्षा मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जिस अधिकार को आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। अगर कोई अलग करता है तो आप न्यायपालिका में शिकायत कर सकते हैं, ठीक ना।
तो अगर 6 से 14 वर्ष के बच्चों से आप काम कराते हैं तो ये कानूनन अपराध है और आपको सजा भी हो सकता है। देखिए, किस समिति के अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई, वो समिति कौन है? तो देखिए, तेंदुलकर समिति जो था वो गरीबी रेखा के मामले में बनाया गया था। तो तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? तो हमारा गरीबी रेखा से संबंधित है। वहीं बलवंत राय मेहता समिति जो था वो किसका? पंचायती राज प्रणाली, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के बारे में बोला था। तो हमारा क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति। देखते हैं कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो झारखंड राज्य का हम गठन जो देखते हैं तो हमारा कब हुआ था? ये 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। और इसी दिन, अब देखिए गठन होने का मेन कारण क्या था? तो बिहार देखा जाए तो बिहार में हमारे अभी जो बिहार में है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संपदा की कमी, वहीं झारखंड में तो बहुत सारे खनिज भी पाए जाते हैं। तो झारखंड वालों का कहना था कि हमारे यहाँ से खनिज निकालता है और बिहार अपना क्षेत्र में क्या कर लेता है? विकास कर लेता है, तो क्यों ना हम इससे अलग हो जाएं। तो ये मांग क्या होता है कि 15 नवंबर को ही किया जाता है। 15 नवंबर डेट रखने का मेन कारण था कि इसी दिन झारखंड धरती के बिरसा आबा यानी कि बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। इनको धरती के आबा के नाम से भी जाना जाता है। धरती का आबा यानी धरती का पिता के नाम से जाना जाता है। और पिता इसलिए लोग कहते हैं क्योंकि अंग्रेजों से काफ़ी लड़ाई लड़े थे अपनी धरती को बचाने के लिए। तो 15 नवंबर डेट रखने का भी एक कारण था इनका जन्म। देखिए, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण सरकार को नहीं कहा जाता है, क्योंकि सरकार तो किस पे निर्भर है? चुनाव पे आती है, न्यायपालिका भी नहीं होती, संविधान भी नहीं होता है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। और लोकतंत्र में तभी सार्थक होता है लोकतंत्र जब दो राजनीतिक दल हो, ठीक ना, और दोनों परस्पर चुनाव लड़ें, ठीक ना, और बहुमत का सरकार हो। तो इस तरह से लोकतंत्र में राजनीतिक दल का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलीविया में पहला ऑप्शन कहता है कि पानी की कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि, पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि, जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों में वृद्धि। तो बोलीविया में ये समय ऐसा था जहां हर चीज़ की कीमतों में वृद्धि देखा जा रहा था और बहुत ज़्यादा, यानी कि कमाई कम और खर्च ज़्यादा होने लगा कीमत में वृद्धि के कारण। अब पानी जैसे चीज़ों को भी निजीकरण कर दिया, यानी प्राइवेट कर दिया गया। तो पानी की कीमतों में वृद्धि के कारण अचानक से जन संघर्ष और जन आक्रोश बढ़ गया, जिसके कारण से यहाँ पे जन संघर्ष देखने को मिलता है। तो क्या हो जाएगा? पानी की कीमतों में वृद्धि तत्काल कारण था वहां का। देखिए, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून क्या है? तो क्या होता है कि देखिए, अब दो पार्टी चुनाव लड़ा और एक मतलब कि शासन में आ गया, लेकिन बहुत कम सीट से अगर सत्ता में बैठा हुआ है तो क्या होता है कि अगर विपक्ष दल चाहे तो पैसे के दम पे उधर से विधायक खरीद के अपने तरफ ला ले और अपना सरकार बना ले। तो ऐसे में अस्थाई सरकार तो चल ही नहीं पाएगा किसी से, बहुत ज़्यादा करप्शन हो जाएगा। तो इसके लिए कानून लाया गया कि कोई भी विधायक और सांसद अपनी इच्छा से कभी भी पार्टी छोड़ नहीं सकता। अगर छोड़ता है तो उस पर कानूनन कार्रवाई किया जाएगा। हाँ, अगर कोई पार्टी चाहे और गठबंधन में है तो पार्टी तोड़ सकता है। जैसे अभी देखिए, नीतीश कुमार क्या थे, राजद के साथ थे, लालू प्रसाद यादव के साथ, उनसे हट करके बीजेपी के साथ चल गए। तो ये पार्टी छोड़ा है, पार्टी का साथ छोड़ सकता है, लेकिन वही सांसद और विधायक नहीं छोड़ सकते हैं अचानक से। अगर चाहे तो 2/3 सांसद और विधायक एक साथ पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन अकेले नहीं छोड़ सकते। तो इस सांसदों और विधायकों पर दल बदल कानून क्या किया जाता है? लागू किया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर नहीं किया जाता। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो था किनका था? अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का, ठीक ना। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद हो गया, पंचायत समिति हो गया और ग्राम पंचायत हो गया। तो इसमें तीनों में सबसे जो निम्नतम स्तर जो होता है वो हमारा कौन होता है? ग्राम पंचायत होता है। तो इसका सी। नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? तो नगर पालिका चर्चा हम देखते हैं तो हमारा किस अनुसूची में है? तो हमारा 12वीं अनुसूची में नगर पालिका संबंधित चर्चा है। देखिए, यंग इटली की स्थापना किसने की? तो यंग इटली है, और इटली के एकीकरण में कौन थे? यंग सबसे ज्यादा मेजनी थे। तो यंग इटली की स्थापना किनके द्वारा किया गया? मेजनी का। वहीं इटली के संबंधित और एकीकरण में दो नाम आते हैं, एक गैरीबाल्डी और दूसरा काउंट काबूर का। बिस्मार्क तो थे जर्मनी से संबंधित है। हिटलर तो जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध इनके कारण माना जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध में इनका देहांत हो गया था।
वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो वियना कांग्रेस की सम्मेलन जो था, वियना सम्मेलन, वो वाटरलू के युद्ध में जब फ्रांस नेपोलियन पराजित हो जाता है तो उसके बाद बुलाया जाता है, और वो कहाँ, इसके द्वारा मेटरनिक के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, और इसमें फ्रांस में लुई वंश के शासन को फिर से स्थापित कर दिया जाता है और राजतंत्र, राजशाही आ जाता है। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया? तो फैक्ट्री एक्ट भारत में लाने का मकसद जो था अंग्रेज के द्वारा ही लाया गया था, और इसके द्वारा भारत में मजदूरों को न्याय व्यवस्था देना था, काम करने के समय तय करना या बच्चों से काम न करवाना, बच्चों को शिक्षा देना, इन सब चीज़ें फैक्ट्री एक्ट में काफ़ी राहत दी गई थी। तो उसमें देखा जाए तो ये कब आया था? 1881 में आया था फैक्ट्री एक्ट। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन था ये हमारा कब हुआ था? 1 जुलाई 1944 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारा। किस पत्रिका में रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो कौन सा पत्रिका था? तो ये हमारा था अमृत बाजार पत्रिका, जो कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का काम क्या था? तो ये था भारतीय प्रेसों के, भारतीय भाषाओं के जितने भी प्रेस थे जो कि पत्रिका निकाला करते हैं उन पर प्रतिबंध लगाना, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ कुछ उस तरह से ना किया जाए। तो बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं अपनी भाषा बदलकर अंग्रेजी माध्यम में चले गए थे। तो रातों रात भाषा बदलने का भी कारण यही था अमृत बाजार पत्रिका का, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचना। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोरवाट का मंदिर जो था कंबोडिया में है, और ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, भगवान विष्णु का है, और राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था। तो अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में है, ऑप्शन नंबर बी। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो हम सब जानते हैं कि रौलेट एक्ट कानून जब आया था तो उसके विरोध में पंजाब में बैसाखी पर्व के मेले में डॉक्टर किचलू और सतपाल क्या कर रहे थे? लोगों को जागरूक कर रहे थे रौलेट एक्ट के विरोध के लिए। तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हीं के विरोध गिरफ्तारी के कारण 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं, और उस दिन अंग्रेज जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलवाने का आदेश दिया जाता है। तो कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और काफ़ी लोगों की हत्या हुई थी, लेकिन सरकारी डेटा में जो था काफ़ी कम दिखाया जाता है। इसलिए भी दिखाया जाता है क्योंकि अगर सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा, और कम दिखाएंगे तो कम पैसा देना पड़ेगा अंग्रेज को। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो हिंद स्वराज जो पुस्तक था वो किनके द्वारा लिखा गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जो बहुत फेमस है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की खोज। उसमें भारत की चर्चा, भारत किस तरह से आगे बढ़ा, क्या था भारत में, वो सारी भारत की यात्रा को इनके द्वारा दिखाया गया है। तो हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी जी हैं। हीराकुंड बांध बना है, तो हीराकुंड बांध कहाँ बना है? वो हमारे किस नदी पे है? तो हम देखते हैं महानदी पर है, और विश्व का सबसे बड़ा और लंबा बांध में इसका नाम आता है हीराकुंड का। देखिए बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो बिहार में रेल वर्कशॉप हम देखते हैं तो वो हमारा जमालपुर में स्थित है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना जब हम देखते हैं तो हमारा कौन सा जिला आ जाता है? तो हमारा सी नंबर मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो आग लगना। आग तो हमारी गलतियों के कारण भी लग सकता है, और प्राकृतिक से भी मतलब कि अधिक गर्मी के कारण भी कभी कभी आग की देखने को मिलता है। बम विस्फोट तो ये तो 100% तय है कि आदमी ही करेगा। भूकंप ये प्राकृतिक आपदा है। रासायनिक दुर्घटना भी मानव जनित है, तो ये तीनों मानव जनित में आ जाते हैं, और ये प्रकृति में भूकंप। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो आजकल सबसे ज़्यादा हम लोग हाथों में हाथों हाथ से चल रहा है क्या? मोबाइल। तो हमारा सबसे लोकप्रिय मोबाइल है। देखिए कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? तो अधिक वर्षा से भी बाढ़ आता है, और नेपाल से, देखिए नेपाल पूरा क्या है? पहाड़ी क्षेत्र, और पहाड़ से पानी सारा टघड़ के नीचे दक्षिण में हमारे बिहार में ही आ जाता है। तो अधिक वर्षा भी हो गया, हिमालय का बर्फ का पिघलना, और नदियों में गाद। और जब भी बाढ़ आता है तो नदी अपने साथ मिट्टी काट के भी लाती है, और नदी की गहराई जो था वो मिट्टी से भर जाता है, तो पानी सतह पे फैल जाता है। तो देखा जाए तो इसमें तीनों कारण हैं जो कि कोसी में हर साल बाढ़ लाते हैं। और कोसी बिहार में किस लिए जानी जाती है? बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। और कोसी एक ऐसा नदी है जो हर साल अपनी रास्ता बदल कर बहती है, तो सबसे मार्ग बदलने वाले नदी में भी कोसी का नाम आता है। देखिए महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम है। तो
तो महासागरों की जब तली में कंपन होता है, जब प्लेट खिसकते हैं तो समुद्र में जो कंपन होता है या ज्वालामुखी के कारण होता है तो वो क्या कहलाता है? सुनामी कहलाता है हमारा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। देखिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो भारत में देखते हैं तो उपभोक्ता के लिए जो कानून लाया गया था ये हमारा 1986 में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके द्वारा लाया गया था। और इसका था कि उपभोक्ता को जो भी हम सामान खरीद रहे हैं उसका हमें अधिकार होना चाहिए कि उसकी शुद्धता होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि हमें सामान कम दिया जाता है, शुद्धता क्वालिटी खराब दिया जाता है तो हम उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। इस कानून के माध्यम से हमें अधिकार दिया गया। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। तो बिहार में देखिए सबसे ज़्यादा गरीबी भी है और सबसे ज़्यादा हम लोग, बिहार का 80% जो जनसंख्या है ना वो खेती पे निर्भर है, कृषि पे। तो जीवन यापन किससे कर रहे हैं लोग? कृषि से। तो सबसे बड़ा मुख्य साधन क्या है? कृषि। उद्योग और व्यापार कम है, ठीक ना। तो इनमें से सभी होगा, लेकिन आपका आंसर में क्या दिया गया था? कृषि दिया गया है। तो सबसे 80%, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है कृषि, तो इसलिए हम क्या मारे हैं? कृषि टिक करेंगे। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग हैं? तो पशुपालन कृषि हो गया या प्रकृति से खनन। प्रकृति से हम जितने सीधे प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो पशुपालन, मत्स्य पालन हो गया, कृषि के अंदर जो भी चीज़ें आता है या जमीन से खनन करके प्राप्त करें, वो सारे के सारे हमारे प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो ये किस क्षेत्र में हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। और प्राथमिक क्षेत्र की चीज़ों को जब हम उसको क्या करते हैं? कुछ बना करके बनाने शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पशुपालन से दूध या जो भी आया तो मीट का कटिंग का कारखाना हो गया या दूध का घी बनाने का जो भी कारखाना हो गया, तो वो सब द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आ जाएगा, ठीक ना। और इसको जब दुकान में बैठ के बेचने लगे तो दुकानदार जो हो गया वो क्या कर रहा है? वो दुकानदार सेवा क्षेत्र में आ जाता है। दुकानदार हो गया या हम पढ़ा रहे हैं या ठीक ना, आप इस तरह की कोई भी सेवा दे रहे हैं तो सारा तृतीयक क्षेत्र में चला जाता है। तो हमारा क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो जब देश आज़ाद हुआ तो देश में हर चीज़ की कमी था, पैसा, गरीबी, भुखमरी सब तरह से सब देश में था। तो तीव्र आर्थिक विकास, कौन नहीं चाहेगा कि हमारा देश का धन तेजी से बढ़ जाए? सबको ही चाहेगा ना। तो हम ये भी लक्ष्य था, रोजगार सृजन भी था, सबको रोजगार देता कि सबके यहाँ मतलब कि पैसा पहुँचे और सब लोग अपना विकास कर सकें। निर्धनता का उन्मूलन यानी देश से गरीबी को खत्म करना, तो हमारा क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य जो था इनमें से सभी था। आगे देखते हैं, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? तो वित्तीय राजधानी वो शहर जो हमें देश के सबसे ज़्यादा पैसा जहाँ हो, ठीक ना, वही तो देश का वित्तीय राजधानी। वित्तीय यानी कि पैसा, रुपया पैसा। तो हमारा सबसे ज़्यादा कौन है? मुंबई है, क्योंकि ये समुद्र का किनारे है। और देखिएगा समुद्र का किनारे वाला शहर सबसे ज़्यादा पैसा धनी होता है। कारण ये है कि जितना भी दुनिया का जहाज होगा, बंदरगाह होगा, सारा समुद्र पे उतरेगा। देश से हम जितना माल विदेश भेजना है तो हम कहाँ से? पानी के जहाज से। तो सारा का सारा कहाँ ले जाएंगे? बंदरगाह पे ले जाएंगे। तो इसलिए समुद्र वाला शहर जो होता है काफ़ी विकसित हो जाता है। सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, सोना, चांदी, प्लेटिनम, इस तरह के जितने भी गहने वाले पदार्थ मतलब धातु हैं, उनकी शुद्धता नापने के लिए हम क्या करते हैं? हॉलमार्क का प्रयोग करते हैं। ISI मार्क हो गया तो इलेक्ट्रिक उपकरण हो गया, कुछ अप्लायंसेज हो गया, इस तरह के चीज़ों के लिए हम ISI मार्क देखते हैं। एक मार्क हो गया तो हम कृषि के लिए देखते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जितने भी हो गए कृषि से संबंधित पदार्थ, उससे के लिए हम एक मार्क का। वहीं इको मार्क देखते हैं तो पर्यावरण के अनुकूल वो चीज़ें हैं कि नहीं। जैसे हम कोई चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं तो पर्यावरण को तो ज़्यादा क्षति नहीं ना पहुंचा रहे, वो पर्यावरण के अनुकूल है, मतलब कि बायोडिग्रेडेबल हर तरह से सही है, तो उसको इको मार्क हम देते हैं। इको यानी इको फ्रेंडली होना चाहिए वो चीज़ें। तो हम समझ गए, इसका हमारा ऑप्शन सी होगा। देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो हम सब लोग जानते हैं कब हुआ था। 39 नंबर क्वेश्चन कब हुआ था? डी 1995 के अंदर हुआ था। निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है? तो अधात्विक खनिज यानी कि जो इसमें क्या हो? धातु के ना हो, जिसमें धातु का ना हो, तो उसमें क्या हो जाएगा? हमारा अब्रक हो जाएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु जो था वो हमारा कब होता है? 1924 में होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है इसका? हमारा डी हो जाएगा। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है था? तो वियना कांग्रेस में हम देखते हैं तो कौन सम्मिलित नहीं था हमारा? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा, क्योंकि वियना कांग्रेस में फ्रांस पर ही तो प्रतिबंध लगाया गया था। फ्रांस की ही तो राज्य व्यवस्था को मतलब कि क्या किया गया था? बुर्बो वंश का शासन फिर से लुई राजा को लाया गया था। तो हमारा सी हो जाएगा। संयुक्त वियतनाम का गठन
किस वर्ष हुआ? तो वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975 में किया गया था। देखिए आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना जो था वो हमारा किनके द्वारा किया गया था? वो हमारा दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। पहला वाष्प इंजन का किसने आविष्कार किया? तो टॉमसन नयूकोमेन, फिर है जेम्स वाट, जॉर्ज स्टीफेंसन, फिर है क्रॉम्पटन। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो कि वाष्प इंजन के आविष्कार करने वाले थे। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा मराठा पत्रिका जो था वो अंग्रेजी भाषा में इसका पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है? तो सबसे अधिक कठोर हम क्या जानते हैं? तो सबसे विश्व में सबसे अभी तक जितने भी खनिज उसमें से सबसे ज्यादा कठोर वो हीरा होता है। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो रबर की जो खेती है वो हमारे भारत के कहाँ? तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, दक्षिणी भारत के क्षेत्र, ये 3 राज्य हैं वो भारत में सबसे रबर की अधिक खेती में आते हैं। तो हमारा कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 केरल, या तमिलनाडु कर्नाटक हो तो तमिलनाडु कर्नाटक भी हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कान्हा हमारा कहाँ है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश में है। कान्हा पन्ना जो भी है ये मध्य प्रदेश में है, ठीक ना। यूपी में क्या है? तो उत्तर प्रदेश में दुधवा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है? मोर है। राष्ट्रीय फूल कमल है। निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो हम तापीय विद्युत परियोजना यानी कि उसको हम जला करके, ठीक ना, और क्या करते हैं? पानी को गर्म करते हैं वाष्प के रूप में और फिर उससे हम टरबाइन घुमाते हैं। तो हम कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तीनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रयोग करते हैं ना वो हमारा क्या है? कोयला है, ठीक ना। लगभग 49%, 49 पॉइंट कुछ परसेंट है, तो 49% मानिए जितना हम भारत में बिजली बनाते हैं उसका 49% कोयला से बनता है, कुछ पेट्रोलियम से, फिर प्राकृतिक गैस। तो हमारा इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। 51 का क्या हो जाएगा? डी। दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है, तो दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना के हम देखते हैं तो हमारा तुंगभद्रा परियोजना जो है वो दक्षिण भारत का है। अब हीराकुंड देखिए परियोजना तो देख लिए, महानदी उड़ीसा में था। कोसी परियोजना ये हमारा कहाँ है? बिहार में, कोसी नदी के ऊपर बनाया गया है, बिहार नेपाल साइड में। देखिए बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो बिहार में ताप विद्युत केंद्र जो हम देखते हैं तो हमारा क्या है? 53 नंबर क्वेश्चन कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा बरौनी में है। जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? तो जूट का उत्पादन हो या जूट का निर्यात करना हो, यानी दूसरे देशों को बेचना हो, भेजना हो, तो दोनों चीज में हमारा भारत जो है सबसे अग्रणी है। तो हमारा इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी। अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? तो अंगोरा ऊन जो होता है अंगोरा खरगोश से हमें प्राप्त होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? खरगोश हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। देखिए नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो नागा अर्जुन जो सागर परियोजना है ये हमारा कृष्णा नदी पर बना हुआ है, तो इसका 56 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। देखिए समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? तो समाजवादी पार्टी का गठन हम देखते हैं तो ये हमारा कब होता है? 1992 के अंदर हमारा समाजवादी पार्टी का गठन किया जाता है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक था ये हमारे चाणक्य के द्वारा लिखा गया था, और चाणक्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और किस तरह से राज्य के शासन को चलाया जाए इन सबका चर्चा, कृषि का भी चर्चा अर्थव्यवस्था के अंदर किए थे। तो चाणक्य जो थे उनका नाम कैयक नाम था, एक विष्णुगुप्त था, कौटिल्य था और चाणक्य, तीनों उन्हीं को जाना जाता है। तो हमारे कौन थे? कौटिल्य थे। और कौटिल्य के शिष्य कौन थे? तो कौटिल्य के शिष्य चंद्रगुप्त थे, ठीक ना। तो हमारा ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? तो बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार जो होता है मुख्य रूप से किसको माना गया है? तो यहाँ भाषा को माना गया है। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो समस्या है, जातिवाद तो बहुत भर के चलता है, भाषा के आधार पर भी। भाषा के आधार पर देखिएगा तो हमारा देश का जितना भी राज्य बना वो सब भाषा के आधार पर ही बना हुआ है, लेकिन सबसे पहला भारत का भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश आता है। संप्रदायवाद भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, देखिए जहाँ देखिए दंगा दंगा, तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी।
राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जब देखते हैं तो ये हमारा 1990 में अस्तित्व में आया था। बिहार का प्रसिद्ध पर्व है, तो बिहार का लोक पर्व तो किसको कहा जाता है? छठ को कहा जाता है। यूपी और बिहार में ही मनाया जाता है सबसे ज़्यादा विश्व में। तो बिहार का लोक पर्व कौन है? छठ है। लेकिन दुर्गा पूजा भी फेमस है और दिवाली भी फेमस है। सीता जी तो बिहार से ही थी, तो फिर ठीक ना, तो हमारा इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। देखिए बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो केला कहाँ का है? तो हाजीपुर का केला फेमस है। निम्न में से कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती? तो गंगा बिहार से होकर बहता ही है, कोसी भी बिहार से होकर बहता है, ठीक ना। अब गोमती है और एक गंडक है, तो हमारा जो बिहार से होकर नहीं बहने वाला नदी है वो गोमती है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन हम देखते हैं तो ये हमारा 1920 में शुरू हुआ था। इसमें अंग्रेजों को क्या करना था? अंग्रेजी वस्तुओं का त्याग करना था, यानी कि जितने भी अंग्रेज के द्वारा भारत में सामान लाए गए थे उनके द्वारा बनाए हुए उन सब का त्याग करना था। किस देश में ने न्यू डील नीति लागू की? तो ये न्यू डील जो नीति था ये अमेरिका के द्वारा लागू किया गया था, ठीक ना। तो ये हमारा ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा जो था ये हम देखते हैं तो ये हमारा 19 दिसंबर को किया गया था। 19 दिसंबर 1929 में। ये क्या हो जाएगा? 19 दिसंबर। ऑप्शन ए। देखिए निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर में क्या आता है? औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र के अंदर में आ जाता है औद्योगिक विनिर्माण, यानी कि ये दोनों क्षेत्र कौन सा है? द्वितीय क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र ये तृतीय क्षेत्र के अंदर आते हैं, ठीक ना। तो कृषि जो होता है हमारा, कृषि हो गया, खनन हो गया, ये सब किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में, सी। भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया। तो भारत में नए आर्थिक सुधार कब लाए गए थे? तो 69 का हमारा 1991 में लाया गया था। एलपीजी रिफॉर्म इसको कहा गया। अब पहले क्या था कि भारत में बहुत ज़्यादा सरकारी चीज़ें थी, मोटरसाइकिल और टीवी जैसे चीज़ों, बहुत सारी चीज़ें सरकारी कंपनियों के द्वारा बनाया जाता था, तो करप्शन भी ज़्यादा था। तो इन सबको धीरे धीरे प्राइवेटाइज किया गया। विश्व के सारे कंपनियों को भारत में आने के लिए किया गया, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था लगभग खत्म था। तो 1991 में एलपीजी रिफॉर्म। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का अधिकार होता है? तो निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का अधिकार किस में होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सारा चीज सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों मिल जाते हैं, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारा बन जाता है। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? तो विनिमय के लिए, यानी कि एक दूसरे से लेन देन के लिए हम क्या, किस चीज का सबसे ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं? तो आज हम सबसे ज्यादा प्रयोग तो मुद्रा का कर रहे हैं ना, तो हमारा सर्वोच्च माध्यम क्या हो जाएगा? मुद्रा हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जब हम देखते हैं तो हमारा कब हुआ था? 1975 में किया गया था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। देखिए तो 72 का हमारा डी नंबर हो गया। एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो एल्युमिनियम में एल्युमिनियम का अयस्क ही तो प्रयोग होगा। तो एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइड, Al2O 3 तो डी ऑप्शन। देखिए भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो भारत में सबसे ज़्यादा खनिज तेल का जो भंडार है वो असम में पाया जाता है। असम का डिगबोई भी फेमस है, तो अब जानते हैं कि असम हो गया। बिहार में तो लगभग एकदम कोई तेल का भंडार तो कोई ऐसा तो अभी तक नहीं पता चला है, ठीक ना। आगे देखते हैं तो कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो अनवीकरणीय स्रोत के अंदर में हम देखते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? कोयला। कोयला तो क्या होता है? प्रदूषण भी करता है और एक समय में समाप्त भी हो जाएगा। और जो प्रदूषण भी ना करे, समाप्त भी ना हो, हमेशा चलता रहे, वो नवीकरणीय, तो उसमें हो जाएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल, ये सब तीनों नवीकरणीय, और ये हमारा कोयला अनवीकरणीय। इंदौर पतन स्थित है। तो इंदौर का हम पतन जो देखते हैं तो ये हमारा कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारा तमिलनाडु में स्थित है इंदौर पतन। किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो देखिए हम जितना भी कंप्यूटर, लैपटॉप या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान देख रहे हैं, जिसमें भी ऑटोमेटिक सिस्टम हो, रिमोट हो, इस सारा चीज़ में चिप लगा हुआ है,
ठीक ना। सारा चिप सेमीकंडक्टर से ही बनता है, सिलिकॉन से। या सिलिकॉन एक क्या है, अपने आप में सेमीकंडक्टर है। तो सिलिकॉन सिटी के नाम से भारत में इन सबका हब जो है, मेन केंद्र जो है पूरे भारत का, वो बेंगलोर को माना जाता है। तो सिलिकॉन वैली का है या सिलिकॉन शहर का है, सिलिकॉन सिटी का है, वो सारा का सारा क्या है, हमारा बेंगलोर है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हमारा 78 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो सबसे अधिक वन जो है उसका विस्तार हमारा कहाँ है? वो हमारा देखिए मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे मध्य प्रदेश की कितना प्रतिशत क्षेत्र पे फल पे वन है? तो 30 दशमलव कितना होता है, 72% पे। लेकिन वन नीति के अनुसार कहता है कि कोई भी देश हो उसको वन नीति के अनुसार तो कितने, भारत में कितने प्रतिशत पे, 33% पे वन होना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा कितने भारत में, मध्य प्रदेश में, वो भी 30% पे। तो हमें बहुत ज़्यादा पेड़ लगाने की भी आवश्यकता है। टेक्सोल का उपयोग होता है, तो टेक्सोल का उपयोग जो हम करते हैं वो किसमें? कैंसर के इलाज में करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर। तो आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब अगले क्लास में हम सेकंड सीटिंग का क्वेश्चन देखेंगे। तो चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हमारा क्वेश्चन बैंक का सीरीज कंटिन्यू रहेगा और इसी तरह से आगे आते रहेगा। जय हिंद।